एक एक्सीडेंट और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया, कोई विटनेस नहीं, तो क्या ये केस सॉल्व होगा या नहीं? दोस्तों, फोरेंसिक साइंस कहती है कि हर गाड़ी अपनी पहचान छोड़कर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फोरेंसिक साइंस में डॉक्टर उपेश। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई तरीके की फोरेंसिक जो कि आपने देखी तो जरूर होगी, पर आपको शायद इसके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये है हिट एंड रन फोरेंसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं दोस्तों हिट एंड रन फोरेंसिक के, यानी कि हिट एंड रन केसेस होते हैं जहां पर कोई भी गाड़ी किसी को टक्कर मारकर भाग जाती है। और अक्सर ये देखा गया है कि ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसको डर होता है कि पब्लिक उसकी पिटाई न कर दे, तो वो गाड़ी को छोड़कर भाग जाता है। तो ऐसे समय में आखिर फोरेंसिक साइंस या इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो केस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको नई चीज जानने को मिलेगी। तो एक्चुअली व्हाट इज हिट एंड रन केस आपको पता होगा। एक एक्सीडेंट और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया, कोई विटनेस नहीं, तो क्या ये केस सॉल्व होगा या नहीं? दोस्तों, फोरेंसिक साइंस कहती है कि हर गाड़ी अपनी पहचान छोड़कर जाती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो फोरेंसिक का नियम इस पर लागू होता है वो होता है लॉ ऑफ एक्सचेंज, या जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, लोगार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। जिसका मतलब है जब भी कोई दो चीज आपस में यानी कि परस्पर म्यूचुअली कांटेक्ट करती हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ मटेरियल एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है मटेरियल का। अब जैसे कि इस केस में जब गाड़ी ने इंपैक्ट किया, गाड़ी ने किसी दूसरी गाड़ी को इंपैक्ट किया, या गाड़ी ने किसी जानवर को इंपैक्ट किया, या गाड़ी ने किसी इंसान को इंपैक्ट किया, तो कुछ गाड़ी का मटेरियल इंसान पर ट्रांसफर होगा और इंसान का या दूसरी गाड़ी का, दूसरे ऑब्जेक्ट का मटेरियल टक्कर करने वाली गाड़ी पर यानी कि हिट करने वाली गाड़ी पर ट्रांसफर होगा। इसको कहते हैं दोस्तों लोगार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। और यही बेसिस है मेन कि गाड़ी कभी झूठ नहीं बोलेगी, या क्राइम सीन झूठ नहीं बोलेगा। जहां पर यह वारदात हुई है वो क्राइम सीन कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ मैटर जो हो रहा है वो दोनों गाड़ियों के बीच में ही नहीं, या गाड़ी या ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं, तबकि गाड़ी या सड़क के बीच में भी हो रहा है। यानी कि जहां पर वो ब्रेक लगाएगा उसके जो स्किड मार्क्स बनेंगे, उसके जो टायर मार्क्स बनेंगे, वो सब दोस्तों एक एविडेंस बनने वाला है। तो पहली बात करते हैं दोस्तों पेंट एनालिसिस की। आप जानते हैं सभी गाड़ियों पर कोई ना कोई पेंट होता है, तो जिस भी एरिया से इंपैक्ट होगा उसमें जो पेंट का आदान प्रदान होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट टकराएं तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट का पेंट गाड़ी के ऊपर आ जाएगा और गाड़ी का पेंट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाएगा। अब मान लीजिए किसी इंसान को टक्कर मारी है, बहुत तेज टक्कर हुई है, वो किसी स्कूटी पे था या किसी बाइसिकल पे था या किसी भी चीज पर था, वो पैदल भी था, तो जो थोड़े से पेंट चिप्स होंगे उसके फैब्रिक पर यानी कि उसके कपड़ों पर या उसके शरीर पर लग जाएंगे। और दो गाड़ियों की टक्कर हुई है तो ये पेंट एनालिसिस और आसानी से हो जाती है। अब दोस्तों, पेंट एनालिसिस में बहुत सारी एनालिसिस होती है। जब भी गाड़ी पर पेंट होता है तो आपने देखा होगा मल्टीपल लेयर्स पेंट की कोटिंग की होती हैं, और जब भी पेंट की एनालिसिस भी होती है तो मल्टीपल लेयर्स की ही एनालिसिस होती है। हर कंपनी का, हर मॉडल का पेंट का अलग पैटर्न होता है जो कि एक पेंट लाइब्रेरी बनती है। यानी कि अगर आपने गाड़ी को बाहर से पेंट नहीं कराया है, जब तक गाड़ी का वो हिस्सा जो टकराने वाला हिस्सा है ओरिजिनल पेंट है, तो मल्टी लेयर एनालिसिस पेंट की जाती है। और ये पता लगाया जाता है कि ये जो पेंट है जो डिसीज्ड की यानी कि मृत व्यक्ति की या किसी का भी एक्सीडेंट जिसका जो विक्टिम की बॉडी पर मिला है, क्या ये वही पेंट है एग्जैक्टली जो कि पेंट गाड़ी पर हो सकता था। इससे दोस्तों होता है क्या, इससे सस्पेक्ट को नैरो डाउन किया जाता है। यानी कि ये स्थिति तब है दोस्तों जब आपको जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया वो गाड़ी सस्पेक्ट गाड़ी मिल गई है। अगर वो नहीं भी मिली है तो भी और दोस्तों बहुत सारी एनालिसिस हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि पेंट एनालिसिस को गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक और दूसरी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक या इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस से किया जाता है, वो जानना आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। आपके लिए जानना ये जरूरी है कि किस तरीके से वाकई में ये एक्सीडेंट केस को पकड़ा जाता है या सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जानकारी आती है दूसरी टायर मार्क एनालिसिस। हम दोस्तों टायर की एनालिसिस तो करते ही हैं, अगर गाड़ी मिल गई है तो टायर की एनालिसिस करते हैं, पर टायर मार्क जो स्किड मार्क्स बने हैं या टायर मार्क्स बने हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों हिट एंड रन केस सॉल्व करने में। तो टायर का एक पैटर्न होता है,
हर टायर की एक डिजाइन होती है। तो डेफिनेटली अगर कोई मडी एरिया है, कोई सॉइल एरिया है जहां पर सॉलिड सरफेस नहीं है, तो वहां पर एग्जैक्ट टायर मार्क बन जाएंगे, या जब भी ब्रेक इमीडिएटली लगाया जाएगा तो स्किड मार्क कॉस हो जाएगा, और स्किड मार्क जहां से स्टार्ट होता है, जहां से इनिशिएट करता है, वहां पर टायर का डिजाइन प्रिंट हो जाता है। तो टायर मार्क एनालिसिस से भी गाड़ी का पता लगाया जाता है। टायर मार्क एकदम फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं। जैसे आपके हाथ में फिंगरप्रिंट होते हैं और कोई भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, इसी तरीके से टायर मार्क का डिजाइन, टायर मार्क की विड्थ, टायर मार्क की सरकमफ्रेंस, या जो ट्रेड वियर एंड टियर होते हैं, हम सब गाड़ी अलग अलग तरीके से चलाते हैं। हम सब के गाड़ियों के टायर एक ही मेक और मॉडल के होते हुए भी उनमें जो वियर एंड टियर मार्क्स आएंगे वो बिल्कुल अलग अलग आएंगे। तो उन वियर और टियर मार्क्स की वजह से भी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जाता है, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस तरीके से हिट एंड रन केस को सॉल्व किया जाता है। और दोस्तों, टायर मार्क से हमें क्या क्या पता चलता है? टायर मार्क से हमें पता चलता है व्हीकल का टाइप पता चलता है कि किस टाइप का व्हीकल था। अब डेफिनेटली अगर सरकमफ्रेंस बड़ा है तो टायर किसी बड़े व्हीकल का था, अगर विड्थ और सरकमफ्रेंस छोटा है तो टायर किसी छोटे व्हीकल का था। तो इस तरीके से टायर मार्क्स को कोलैबोरेट किया जाता है सस्पेक्टेड व्हीकल के साथ और क्राइम स्पॉट के साथ। इसके बाद जो दोस्तों तीसरी चीज आती है, ब्लड एंड बायोलॉजिकल सैंपल, यानी कि ब्लड और बायोलॉजिकल एविडेंस की बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने कहा, लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज के जरिए कुछ गाड़ी का मटेरियल व्यक्ति पर चला जाएगा और व्यक्ति का मटेरियल गाड़ी पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ब्लड के सैंपल्स गाड़ी पर आ जाएंगे और गाड़ी के सैंपल्स व्यक्ति पर चले जाएंगे। तो अगर हम देखें, जो गाड़ी के ऊपर टिश्यू या ब्लड या कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस मिला है तो उसका डीएनए एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि जो विक्टिम जिसकी मृत्यु हुई है या जिससे एक्सीडेंट हुआ है, वो विक्टिम का डीएनए इस गाड़ी पर प्रेजेंट बायोलॉजिकल एविडेंस से मैच करता है या नहीं करता है। और दोस्तों, अगर ये मिल गया तो ये 100% श्योर हो गया कि यही गाड़ी थी जिसने ये एक्सीडेंट कॉज किया है। तो फोरेंसिक की नजरों से बच नहीं सकते आप। अब मान लीजिए एक ऐसा केस है जहां पर गाड़ी पर बायोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं पर कोई विक्टिम रिपोर्टेड नहीं है, यानी कि किसी विक्टिम के साथ टक्कर हुई। मान लीजिए गाड़ी कोई आके खड़ी कर देता है कहीं और खड़ी करके भाग जाता है और ये पता नहीं है कि ये टक्कर मार के आया कहीं, तो उस गाड़ी का पूरा एनालिसिस होगा, फॉरेंसिक एनालिसिस होगा, जिसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास एग्जामिनेशन या गाड़ी के जो फिजिकल एग्जामिनेशन है बाहर का, उस पर देखा जाएगा कोई ब्लड सैंपल या टिश्यू मटेरियल कुछ तो नहीं लगा है। यहां तक कि जो सॉइल है टायर की, यानी कि जो टायरों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, ये भी पता लगा सकते हैं उस सॉइल एनालिसिस से कि ये गाड़ी किस किस जगह चलकर आई है या किस जगह लास्ट ईयर चलकर आई है। यानी कि सॉइल एनालिसिस भी दोस्तों पेंट एनालिसिस की तरह ही है, पर ये पूरी तरीके से पता लगा लेती है कि गाड़ी के टायरों में फंसी हुई मिट्टी आखिर किस जगह की है, या मिट्टी के साथ फंसे हुए ट्विग्स, आप जानते हैं पेड़ पौधे या कुछ ऐसी चीज, वो किस जगह के हैं। अब दोस्तों, इस कड़ी में सबसे बड़ा रोल आता है सीसीटीवी और डिजिटल फोरेंसिक का। सीसीटीवी आजकल कई जगह लगे होते हैं, आपने देखा है रेड लाइट्स पर अक्सर हमको सीसीटीवी मिलते हैं, या सीसीटीवी किसी आसपास के एरिया में, किसी की दुकान पर, किसी होटल में, किसी के घर पर कोई भी सीसीटीवी हो सकता है। तो अगर सीसीटीवी फुटेज भी आपको मिल जाती है तो दोस्तों सोने पर सुहागा हो जाता है। यानी कि बायोलॉजिकल एविडेंस हमको मिले, हमको टायर मार्क्स मिले, हमको पेंट मार्क मिले, और अगर हमें सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई तो ये क्लियर हो जाता है ये वही गाड़ी है जिसने ये एक्सीडेंट किया है। अब यहां तक कि सीसीटीवी खाली, जैसे मैंने बताया, किसी के घर में या होटल में या रेस्टोरेंट कोई पास में है, कोई शॉप पास में है, उसी पर नहीं मिलता। पर दोस्तों, टोल्स, हम सब जानते हैं, हमारी गाड़ी आजकल फास्ट टैग का हम इस्तेमाल करते हैं, तो टोल से जब भी गाड़ी गुजरती है तो हम लोगों की सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोशूट सब हो जाता है वहीं पर। तो ये भी जो टोल प्लाजाज होते हैं वहां पर सब पे सीसीटीवी कैमरा है, देखा जाता है और वहीं से पता लगता है। आजकल बहुत सारे हिट एंड रन के केसेस टोल्स के थ्रू सॉल्व होते हैं। अब आपका प्रश्न आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बहुत सारे केस ऐसे रहते हैं जो अनसॉल्व होते हैं। ऐसा दोस्तों बहुत कम देखा गया है कि अनसॉल्व केस, हाँ टाइम लग सकता है, फॉरेंसिक टाइम मांगती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगेगा। बहुत सारे केसेस सॉल्व नहीं हो सकते या नहीं हो पाते, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहूँगा कि क्या रीजंस, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पर हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं साइंस पर। अब जब किसी भी एक्सीडेंट केस का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, आप जानते हैं कोई भी क्राइम सीन हो
उसका रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पता लगाना बहुत जरूरी है आखिर गाड़ी कैसे आई, किस एंगल से आई, किस तरफ से आई और कितनी स्पीड पे उसने इम्पैक्ट मारा। क्या ये इम्पैक्ट सफिशिएंट है इस आदमी को मारने के लिए या इस तरीके की टक्कर करने के लिए। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है। स्पीड व्हीकल की पता लगाई जाती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो क्राइम व्हीकल की स्पीड पता लगाने का एक फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर आपको वो इक्वेशन यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके थ्रू हम स्पीड का पता लगाते हैं। और दोस्तों, विक्टिम की पोजीशन क्या थी, क्या जिस तरफ उसकी इंजरी हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो झूठे भी होते हैं, जो हिट एंड रन के झूठे केस बनाए जाते हैं। तो विक्टिम की पोजीशन, गाड़ी का इम्पैक्ट और गाड़ी किस जगह से टकराई है, ये सब चीजें रिकंस्ट्रक्शन में शामिल होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमन पब्लिक मिथ, यानी कि लोगों की सोच क्या है। लोगों की सोच पहली ये जो मिथ है कि ड्राइवर भाग गया सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें समझाई, ये तो बहुत ही छोटा सा नमूना था आपको ये बताने के लिए आखिर हिट एंड रन केस सॉल्व कैसे होते हैं। और आपने न्यूज में बहुत जगह देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत जल्दी वायरल रहते हैं। पर मैं आपके साथ एक केस अगली वीडियो में ऐसा डिस्कस करूंगा जिसको BMW हिट एंड रन केस कहते हैं। 1999 का ये केस है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा अगली, और आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जबकि सीसीटीवी कैमरा या डिजिटल फॉरेंसिक इतनी थी भी नहीं, उसके बावजूद भी केस सॉल्व किया गया और किस तरीके से विक्टिम का लिंक सस्पेक्ट के साथ जोड़ा गया था उस केस में। और दोस्तों सबसे बड़ी मिथ एक और है कि अगर नंबर प्लेट नहीं है, आजकल आमतौर पर यह देखा जाता है जो लोग हिट एंड रन करते हैं, जो लोग जानबूझकर ऐसी चीज, ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, वो नंबर प्लेट या तो चेंज कर लेते हैं या नंबर प्लेट हटा देते हैं। तो नंबर प्लेट हटाने से आपकी गाड़ी और यूनिक बन जाती है। यानी कि आप जिस जिस जगह से जाएंगे, अगर कोई पूछेगा कि क्या कोई संदिग्ध गाड़ी यहां से निकली, तो बहुत से लोग बताएंगे हाँ एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी यहां से निकली है। तो नंबर प्लेट हटा देना एक और आपकी गाड़ी को यूनिकनेस दे देता है। हाँ, नंबर प्लेट आप चेंज करते हैं, किसी और गाड़ी की लगाते हैं या कोई फेक नंबर प्लेट ऐसी जनरेट कर लेते हैं, तो वो तो और भी आसान है पता लगाना। अगर फेक गाड़ी की है तो सीधे फेक गाड़ी वाले पर पहुंचा जाएगा और उसी समय ये पता चल जाएगा कि ये गाड़ी की नंबर प्लेट फेक है। और दूसरी चीज, पुलिस के पास अपने एप्लीकेशंस हैं, अपने ऐप्स हैं जिसके थ्रू वो पता लगा लेते हैं ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है और ये क्या है। और दोस्तों इसके अलावा जो बहुत पेचीदे केस होते हैं, मैं अब उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं दिखाई दे रही और गाड़ी का कुछ भी हिस्सा प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, पर कहीं कहीं आपने देखा होगा सीसीटीवी में ड्राइवर की कुछ क्लिप्स कैद हो जाती हैं या ड्राइवर की इमेजेस कैद हो जाती हैं, तो उसके थ्रू भी कभी कभी हिट एंड रन केस सॉल्व किए जाते हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा कि हाँ समय लग सकता है, पर आजकल ऐसी टेक्निक्स हैं कि हिट एंड रन केस बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं।